अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के की पॉइंट स्टडी किए थे। आज हम लोग अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के साथ भी स्टडी करते हैं। देखिएगा, वो हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन for the following frequency distribution। इससे पहले हमें वो रा फॉर्म के अंदर कोई 8-10 वैल्यूज़ दे देता था, हमने उससे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता था, वो अनग्रुप था। अब यहाँ पे क्या चीज़ दे रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरह से होती है देखिएगा, मैं ये खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखें जी, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। पहले क्लासेस आ जाएंगी और क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, यहाँ पे क्लासेस लिख सकते हैं, क्लास लिमिट्स लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल्स लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है जी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। अब क्लास लिमिट्स के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर फर्स्ट की अपर लिमिट में और सेकंड की लोअर लिमिट में 1 का गैप आ जाए तो ये क्लासेस होती हैं, क्लासेस या क्लास लिमिट्स। ओके, अब इसके साथ साथ वो हमें फ्रीक्वेंसी भी दे देगा। यहाँ पे क्या है जी, 8, 11, 15, 9 और 4। ये जितना क्वेश्चन आपको ब्लैक मार्कर के साथ नज़र आ रहा है, ये आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अभी तक ये सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ से आगे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इतना क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे ये क्या चीज़ दे दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब इससे आगे हमने क्या करना है जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अच्छा जी, पहले तो ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सर यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो नज़र आ रही है लेकिन x नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, x का कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी, x का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे x का कॉलम आएगा तो आपके पास क्या है जी, x किसको डिनोट करता है जी, मिड वैल्यू को। मिड पॉइंट कह लें, मिड वैल्यू कह लें, क्लास मार्क कह लें। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, या आप इसको क्लास मार्क भी कह सकते हैं। ये तीनों नेम इसी कॉलम के हैं और इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, x के साथ। राइट, यहाँ पे क्या है जी, मिड वैल्यू आ गई आपके पास, और वो किस तरह से आती है जी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप ऐड करेंगे, 1 + 5। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 5, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट मिड वैल्यू क्या है, 3। ओके, अब देखें सेकंड के लिए 6 + 10, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। ओके, फिर इसी तरह से थर्ड 11 + 15 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 13। आप देख रहे हैं कि सारी क्लासेस के दरमियान इंटरवल सेम है, तो आप यहाँ से गैप को देख लें कि 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18 के बाद, तो वापस इसको चेक करना चाहिए तो 21 + 25 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 23। ये क्या आ गया जी आपके पास, मिड वैल्यू।
अच्छा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, उसकी रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे हमने एक कॉलम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया x का, लेकिन फार्मूले के अंदर fx का कॉलम है, ठीक है जी। वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि fx का जो कॉलम है उसका सम कर लो। ये समीशन का साइन है ना जी, उसने कहा पहले fx का कॉलम बनाओ और उसका सम कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन fx, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी fx बनाना है तो f को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 11 मल्टीप्लाई बाई 8 88, 15 मल्टीप्लाई बाई 13 195, 9 मल्टीप्लाई बाई 18 162, 4 मल्टीप्लाई बाई 23 92। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास ये fx का कॉलम भी आ गया। fx के कॉलम का सम करते तो ये आ जाएगा समीशन fx। क्या आ गया बच्चों, समीशन fx। ऐड कीजिएगा ज़रा, और इसके बाद यहाँ पे तो ये आपके पास क्या आ गया जी, समीशन f। ये 561 और ये 47, वो 561 और ये 47। अच्छा जी, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 561 डिवाइडेड बाय 47 विच इज़ इक्वल टू 11.93। 11.93 इसका अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो मैंने कलर चेंज किया था मार्कर का, सिर्फ इसलिए कि ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटर से भी आ जाता है। तो कैलकुलेटर से किस तरह से आ जाता है, मैं 2 दिन तक वेट किया है, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कैलकुलेटर ले आएंगे, और ये भी उम्मीद अभी तक है कि आप लोग मेरी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरेंगे। हाँ जी बताएं, कितने लोगों के पास कैलकुलेटर है, कितने के पास नहीं है, ऐसे नहीं पता चलेगा। माशाल्लाह उतने ही है, ठीक है जी। कोई 60-40 वाला केस है कि 60% के पास है, 40% के पास नहीं है। अब मैं कैलकुलेटर के कैसे बताऊंगा, जो साथ वाले के पास है ना जी, उस पर आपने मेरे साथ साथ वो बटन प्रेस करते जाना है। स्टार्टिंग में लगेगा कि देखें जी ये तो सिंपल कर लेना, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। तो इसी तरह से कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है, ज़रूर कैलकुलेटर पे जाना है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे हम लोग अगले टॉपिक पे जाते चले जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी होंगी, लेकिन कैलकुलेटर पे वो 30 सेकंड्स में ही हो जाया करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे। हम सिर्फ वो बटन्स को क्लिक किया करेंगे, फंक्शन अंदर मौजूद है, फंक्शन पे जाके प्रेस करेंगे, हमें वो रिजल्ट दे दिया करेगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर यूज़ किया करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं जी यहाँ पे इसके कैलकुलेटर के मेथड की तरफ। अगर हम लोग इसका कैलकुलेटर वाला मेथड यूज़ करेंगे, यानी कैलकुलेटर यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन को कंप्यूट करेंगे, फिर हमें इस लास्ट वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया था कि ये fx का कॉलम बनाने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। ओके, अब ज़रा देखिए कैसे। पहले तो मैं आपको अनग्रुप के साथ अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना सिखाता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, और फिर ग्रुप डाटा के साथ। लें जी, यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 10, इसका हमें वैसे ही पता है कि 6 मीन है, लेकिन सिर्फ मेथड समझाने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे मोड का बटन नज़र आ रहा है, मोड का बटन प्रेस कर लें। प्रेस कर दिया जी। अब इसके बाद मोड के बाद नंबर 3 पे आपको स्टैट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रेस कर दें। उसके बाद आपको नंबर 1 पे 1 माइनस वेरिएबल नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक पहुँच गए सारे। फिर आपने क्या करना है जी, आपके पास एक x का कॉलम आ जाएगा, आ गया जी x का कॉलम। अब आपने इस x के कॉलम में वैल्यूज पुट करनी, 2 लिख के इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, वो कॉलम में वैल्यू एंटर हो जाएगी। फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। आपने जैसे ये सारी वैल्यूज़ एंटर कर दी, फिर आपने कैलकुलेटर पे AC का बटन है, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का, आई एम कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है आप वो देख लें कि वो AC का बटन आपने प्रेस कर देना। ओके, अब डाटा डिसअपीयर हो गया, लेकिन डाटा कैलकुलेटर में सेव हो गया। अब आपने रिजल्ट लेने हैं, तो रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट के बाद 1 का बटन,
शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद 1 का बटन प्रेस कर दें, कर दिया। फिर इसके बाद आपने नंबर 4 पे आ रहा होगा वेरिएबल VAR, प्रेस कर दिया। फिर नंबर 2 पे आपके पास x बार आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। और कहेंगे सर जी इतने हिसाब से अच्छा है कि हम लोग इनको ऐड करें, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करें, हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन कैलकुलेटर पे बेटे और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन मौजूद हैं। जैसे हम लोग आगे चलते चले जाएंगे, कैलकुलेटर हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में सपोर्ट करेगा, और ये वाला कैलकुलेटर अलाउ है, आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हैं। आप FX 991 ES प्लस, ठीक है जी, आपने ये कैलकुलेटर परचेज़ करना है और कोशिश करें कि आपको मार्केट से 2-3 नंबर मिल जाए। अगर 6-7 नंबर मिलता है तो वो ज़्यादा काम ख़राब है, करीब करीब कॉपी मिल जाए, क्योंकि 1 नंबर मिलना तो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत मुश्किल है, हीरा ढूंढने वाली बात है। ठीक है, लेकिन चलें कोई 2 नंबर मिल जाए या 3 नंबर मिल जाए, 6-7 नंबर से बचिएगा, बाद में बड़ी कैलकुलेशन होती नहीं उससे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के साथ। अब बात कर रहे थे ये ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन, यही आंसर जो आया 11.93 यही आएगा, यही हम लोग क्वेश्चन लेंगे। चेक करते हैं जी किस तरह से। अच्छा, अभी आपने देखा कि कैलकुलेटर पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ x का कॉलम शो हो रहा था। सर जी जब ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करेंगे तो ग्रुप डाटा में तो x का कॉलम भी है, f का कॉलम भी है, तो 2 कॉलम किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, जबकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ x का कॉलम ही आ रहा है, राइट। अब आप पहले कैलकुलेटर को क्लियर कर लें। कैलकुलेटर को क्लियर करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आप अभी शॉप से लेके आए हैं, कैलकुलेटर की इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए आपने पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद आपने 9 का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने 3 का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद इक्वल का बटन, और फिर एक दफ़ा इक्वल का बटन, और इससे आपका डाटा सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी, कैलकुलेटर रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी, रट्टा जाए करें आप, बाकी बातें छोड़ें। ठीक है, बटन तक याद है कि कहाँ से क्या चीज़ आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, शिफ्ट के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद इक्वल, और फिर उसके बाद इक्वल, तो कैलकुलेटर आपका क्लियर हो गया। जो पहले डाटा आपने सेव किया था वो ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अभी शॉप से कैलकुलेटर को लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करना है। ओके जी। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह से, फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह से आएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, कर दें जी सब लोग, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। फिर इसके बाद आपने मोड का बटन प्रेस करना है, मोड का बटन प्रेस कर दिया। कैलकुलेटर के सेंटर में ना 4 बटन है, एरोज बने हुए हैं, उसमें डाउन एरो प्रेस करें, नीचे वाला बटन, नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे ना, डाउन एरो। ठीक है जी, डाउन एरो प्रेस करें तो नंबर 4 पे आपको स्टैट लिखा हुआ नजर आएगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको। फिर इसके बाद आपको इससे आगे आएगा फ्रीक्वेंसी ऑन का वर्ड नजर आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑन, आप ये फ्रीक्वेंसी ऑन कर लें। ठीक है जी, बटन प्रेस किया, वापस आपके पास पहले वाली स्क्रीन आ गई, लेकिन ऊपर जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब हम जब वहाँ पे जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे, तो वहाँ पे हमें 2 कॉलम्स नज़र आएंगे, एक x का और एक f का। ओके, अच्छा जी। अब आते हैं डाटा एंट्री पे। डाटा एंट्री उसी तरह से जो पहले हमने की है। सबसे पहले मोड के बाद नंबर 3 पे स्टैट आ रहा है, स्टैट के बाद नंबर 1 पे 1 माइनस वेरिएबल, और 1 माइनस वेरिएबल के बाद जब आप देखेंगे अब आपको 2 कॉलम नजर आ रहे होंगे, एक x का कॉलम नजर आ रहा है और एक f का कॉलम नजर आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिएगा यहां पे आपके पास x के कॉलम में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 3, 8, 13, 18, 23। तो यहां पे लिखते जाएं जी 3, 8, 13, 18, 23। अच्छा, जब जैसे ही आप कर्सर को, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे आप उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या इसके सामने लगा लें यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने वापस उसको ऊपर लेके आना है फर्स्ट वैल्यू के सामने। अब आपका कर्सर यहाँ पे आना चाहिए,
आ गया सेकंड कॉलम में। अब आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो यहाँ पे लिख दें जी 8, फिर इसके बाद 11, 15, 9 और 4, ये आपने डाटा एंटर कर लिया जी। फिर आप एसी का बटन प्रेस कर दें। एसी का बटन प्रेस करेंगे, डाटा डिसअपीयर तो हो जाएगा लेकिन सेव है। क्लियर? अब आपने क्या करना है जी, अब आपने रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के लिए आपने यहां पे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और शिफ्ट के बाद 1 का बटन, 1 के बाद नंबर 4 पे वेरिएबल आ रहा है VAR, और उसके बाद नंबर 2 पे जाके आपने एक्स बार पे क्लिक करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा 11.93। आ गया जी? आ गया सबका? ये है जी कैलकुलेटर का मेथड। मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए। ये अनग्रुप डाटा के साथ था, ठीक है जी, और ये आपके पास क्या जी, ग्रुप डाटा के साथ। और इसमें आपको फायदा क्या होगा, सुने 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 सुने। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास ये 2 कॉलम्स तो दिए होंगे। एक्स का कॉलम क्रिएट करने में कोई मसला नहीं होता, कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ता। 1 + 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 8। एक्स का कॉलम बनाने में हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है, एफ एक्स का कॉलम बनाने पे, और वही हमने नहीं बनाना। समझ आ रही है ना? जब कैलकुलेटर पे चले जाएंगे तो हमारा टाइम कहाँ पे शॉर्ट होगा, वही लास्ट वाला कॉलम हमने नहीं बनाना। अच्छा, ये चीज़ें आपको लग रही होंगी अभी बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अभी आप सोच के प्रेस कर रहे हो, पहले मोड, फिर शिफ्ट, फिर ये, और फिर इस तरह से। याद करें जब हमने टाइप उस पर मैसेजेस करना शुरू किए थे ये मोबाइल के ऊपर, ठीक है, आप लोग तो ये एंड्रॉयड वाली जनरेशन है, हम लोग बटनों वाली हैं। वो पहले बटनों वाले मोबाइल होते, नोकिया 1100, नोकिया 3300, ठीक है जी, वो वाले भी होते थे। तो स्टार्ट पे जब करते थे ना, जब चैटिंग स्टार्ट की तो टेक्स्ट करना शुरू किए तो डांट काफ़ी पड़ती होती थी। कुछ ऐसे भी करते थे, घर वाले कहते पता नहीं इसने टाइम ज़ाया करना है और ये सारा पढ़ाई का टाइम भी इधर लगा देगा। तो अब्बू को नज़र आ जाना तो उन्होंने डांट देना, अम्मी को नज़र आ जाना तो उन्होंने डांट देना, ठीक है जी, इसको रख दो, इसकी जान छोड़ दो, इस काम के लिए नहीं लेके दिया, ठीक है जी। तो जब स्टार्ट किया तो क्या करते थे जी, देख देख के, अगर सी लेके आना है तो जो नंबर 2 वाला बटन होता था ना, उसको 3 दफ़ा प्रेस करते थे, उसके ऊपर सी आता था, ठीक है, 1 2 3, ओके, फिर सी आ गया। कॉपी जिस तरह लिखना है, फिर ओ पे जाना है तो ओ जो है ना नंबर 6 पे जाके लास्ट वाला जो है ना वो ओ होता था, ठीक है जी, बड़ा पक्का याद है? तो 4 टाइम प्रेस करते थे तो वो ओ आता था, ठीक है। उसको एक कॉपी वर्ड लिखने में 1 मिनट लग जाता था। और बाद में क्या हुआ, जब 2-4 महीने की प्रैक्टिस हो गई तो ऐसे मैसेज देखना आया, उधर डांट पार्टी पॉकेट में रखा, इधर से रिप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि उधर से रिप्लाई हो जाता होता था, ठीक है, पुरानी बातें। अब यहाँ पे देखें जी, एंड्रॉयड सेलफोन है, तो एंड्रॉयड पर जब टाइपिंग की बात आई तो एक एक स्पेलिंग ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे ए लिखा हुआ है, कहाँ पे बी, कहाँ पे सी। अब आपके इस थंब को ही सारा कुछ पता है, आपने ऐसे सेलफोन पकड़ा होता है, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर घूम रहा होता है, टाइपिंग चल रही है, फ़ौरन आप टाइप करते हैं, विद इन अ सेकेंड, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड आप लोग रिप्लाई कर देते हैं और पूरा मजमून लिख के रिप्लाई कर देते हैं इतनी देर में, ठीक है जी। ये भी नहीं कि एक में यस लिखना हो तो इतनी देर में 10-12-15 सेकंड के अंदर आप पूरा ऐसे लिख के रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये काम अब हो जाता है। इसी तरह से अब आपका एक्सपीरियंस इस कैलकुलेटर के साथ भी नया है। आज तक पता चलता था कि बस इसके ऊपर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं और हमने यहाँ पे किस तरह से यूज़ करने, हमने अपना टाइम बचाना है, क्योंकि हमें आई कैप ने टाइम दिया है 2 मिनट और 10 सेकंड का। तो हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लेके बैठेंगे कि जिसके ऊपर 5-7 मिनट लग जाए मैनुअली। तो अगर हम उसको कैलकुलेटर के साथ डील करेंगे तो हो सकता है वो 2 मिनट से पहले सॉल्व हो जाए। तो हम लोग कैलकुलेटर की ही हेल्प लेंगे। क्लियर है जी? आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे जो है ना वो बार बार क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप जो है ना वो यही सारी वर्किंग जो है वो 1 मिनट से भी पहले कर चुके होंगे, क्योंकि बटन पता है जी कहाँ कहाँ पे, बस प्रेस करते जाना फ़ौरन तो आपके सामने मीन आ जाएगा 11.93। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं।
बच्चे मैंने 2 की पॉइंट अभी होल्ड किए, ठीक है, आपको बताया था, वो मैं 1-2 टॉपिक और करवा लूँ, फिर वहाँ पे जाके एक की पॉइंट जो एक्सट्रीम वैल्यू वाला ना, वो तो मैंने मीडियन के साथ जाके करवाना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू बट मीडियन इज़ अ सूटेबल एवरेज फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर एक्सट्रीम वैल्यू केस आ जाए तो मीडियन सूटेबल एवरेज है, तो मीडियन पे जाके मैं ये आपको समझाऊंगा। ओके, अभी हमने बात की थी कल अनग्रुप डाटा के साथ और आज ग्रुप डाटा के साथ, लेकिन ग्रुप डाटा में भी बात वही आ गई कि क्या है जी, ये एग्जैक्ट है जी 11.93 के बाद तो कुछ नहीं है, 6 है, 6461 है। ओके, तो ये आपके पास आ गया 11.936, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा जी, अब हम लोग उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे कि इसमें अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए, इसमें अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम लोग उस केस में क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके पास है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में एमसीक्यू नंबर 6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 30.5। क्या है जी, अब उसने मीन आपको दे दिया है लेकिन आपसे पूछा क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इधर आ जाओ बच्चे, ये गलत वाली रो में, इधर आओ, कोने बैठ जाओ इधर, हाँ बैठ जाओ इधर, हाँ अच्छा जी। ये रेस कर दूं जी, वापस लिख दूं, फोटो सेशन कर लिया करो यार, घर जाके नोट कर लिया करो। चलें, अगर आप मेरी व्हाट्सएप वाली देखो ना डीपी, तो आप देख ली ना, वो मेरे छोटे भाई का कमाल है। तो जिस काम में आप लोग अच्छे हैं वो तो आप करो। जब उसने मुझे बना के दी ना मेरी पिक्चर लेके जी, ये सेट कर दी है, मैं खुद हैरान रह गया, मैं पुत्र इस तरह का होंगे तो क्या ही बात, ठीक है जी। अब देखें जी, उसने पता नहीं वो कौन से फिल्टर लगाए हैं और ही मैं बन गया। मैं क्या सुने 3-4 दफ़ा मैं फेशियल करावा ना तो फिर भी इस तरह का नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्लास लिमिट्स 1 to 10, 11 to 20। कहाँ तक है बच्चे, 60 तक। चलें जी, लास्ट आ गया जी 51 to 60। ये हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, फर्स्ट वाली कौन सी है फिर, 5, F2, 8, 10, 4। ओके, अब यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन दे दिया है जो कि है 30.5। मैथमेटिक्स का एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि बेटे अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है ना, तो आप सिर्फ एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो ना, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये x बार समीशन x ओवर n, एक इक्वेशन है ना। अब आप इन तीनों में से किसी एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो x बार फाइंड आउट कर लो, या n फाइंड आउट कर लो, या समीशन x, लेकिन तीनों में से कोई एक टाइम पे, बाकी दो आपको गिवन होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी यही केस है कि उसने आपको अरिथमेटिक मीन तो दे दिया है, अब कहा क्या है जी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या है जी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, फार्मूला लिखते हैं पहले, फार्मूला हमें बताएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि आप सबसे पहले एक्स का कॉलम जनरेट करें, ठीक है। तो एक्स का कॉलम बनाते हैं, देखिएगा 1 + 10 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, 11 + 20 31 15.5। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी।
जो जल्दी आ गए हैं ना, जो 8:15 के बाद आए हैं और सबसे जल्दी आए हैं, वो ज़रा ये देख लें। 1 + 10 11, 11 आपके पास टोटल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.5, ये मिड वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से आपने सारी मिड वैल्यूज़ यहाँ पे बना लेनी है। फिर इसके बाद ओके ओके, ठीक है जी। अब देखें जी, आपके पास नेक्स्ट कॉलम जो आएगा वो आएगा fx का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 27.5, ऐसे ही है जी। 15.5 f2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 × 25.5 तो ये आ गया 204, 355, ये कितना है जी 45.5 × 7, 318.5, 4 × 55.5 तो 222। क्लियर जी। अच्छा बच्चे, इसके अलावा आपने बाकी सबको ऐड करना है। ये 15.5 f2 छोड़ देना है, क्योंकि जब तक अननोन एग्जिस्ट करता हो तो उस वैल्यू को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है जी। अच्छा, इसके अलावा बाकी सबको ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, समीशन fx बताइएगा। $11.27 प्लस 15.5 f2, 15.5 f2। ओके, अब इसके बाद ये f का कॉलम आया, तो f के कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन f = 34 प्लस f2। यही है जी। अच्छा जी, अब देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो ये आ गया जी 1127,127 प्लस 15.5 f2 डिवाइडेड बाय 34 प्लस f2, यहाँ पे क्या आ गया जी x बार की जगह पे 30.5। देखिए बेटे, इस इक्वेशन में भी सिर्फ एक अननोन है f2, f2 के अलावा कोई भी अननोन नहीं है। अगर f2 के अलावा कोई भी अननोन और होता तो हम लोग इसको सॉल्व ही ना कर पाते। अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, अगर दो अननोन है तो कम से कम हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स का बेसिक सा रूल है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब ज़रा देखिएगा, इसको हमने सॉल्व करना है। अगर तो कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इससे नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आ जाएगा। वो भी सिखा देता हूँ। पहले हम लोग यहाँ से मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं, और अगर हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आंसर आ जाता है। ठीक है जी। अब पहले हम लोग मैनुअल की तरफ आते हैं, तो किस तरह से, ये देखें जी, ये 30.5 है, ये 34 प्लस f2, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया जी 30.5 इंटू 34 प्लस f2, और इधर आ गया जी, क्लियर है जी। ओके, अब देखें जी 30.5 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1037 प्लस 30.5 f2। क्लियर है जी। ये 30.5 फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 30.5 सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया जी 1127 प्लस 15.5 f2। अच्छा जी, f2 वाली वैल्यू इस साइड पे बढ़ी है, तो इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो आपके पास क्या आ गया जी 30.5 f2 माइनस 15.5 f2, और राइट साइड पे देखें तो क्या है जी 1127, और ये माइनस हो गया 1037, यहाँ पे 90 बच गया, और यहाँ पे 15 f2, तो f2 लेफ्ट साइड पे रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया 90 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू, तो बेटे f2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। अगर आप यहाँ पे f2 की जगह पे 6 रख के इसका मीन निकालें ना, तो इसका मीन ये आएगा।
क्लियर है जी। अब देखें बेटे, अगर हमें कैलकुलेटर का यूज़ आता होता तो 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स हमारे पास बच जाते, हमें ना करने पड़ते। अब कैलकुलेटर पे किस तरह से होगा ये भी आपको सिखा देता हूँ। देखिएगा, पहले दिन कुछ भी इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं आएगी कि आप कहें जी कि हर चीज़ मेरे माइंड में एक एक बटन रह जाए, लेकिन लिख ज़रूर लें ताकि जब आप 2 3 4 दफ़ा नोट्स पे देखेंगे कि कैलकुलेटर पे इस तरह से फंक्शन पर आते हैं और वहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। 2 3 4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ठीक है जी। मैनुअल में इसलिए साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो एटलीस्ट टॉपिक तो क्लियर हो जाए ना, टॉपिक तो होल्ड पे ना लग जाए। क्या करना है, अद्धा बालू में अद्धा तुसी बना देना है। ठीक है, हाँ मेरे वाली में के पुत्र जब होगा तब की होगी ना फिर हैं। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है हैं, तुम लोग अभी मुझे जो है ना इस स्यापे में डाल रहे हो हैं। कायदे आज़म से 2 साल छोटा हूँ। हद हो गई यार, नजर आ ही जाती है एज। क्या एज कितनी को होगी? दुख दे रहे हो आप लोग मुझे इतनी बड़ी एज बता के। यहाँ पे देखें जी, कैलकुलेटर का यूज सीखते हैं। देखें तुम लोगों की वजह से लाइन भी खराब होगी। चलें जी, कैलकुलेटर का यूज सीखते हैं यहाँ पे। तो अगर बेटे अननोन जो है, अननोन यहाँ पे क्या है F2 आ जाए या कोई भी अननोन हो, कैलकुलेटर अननोन को एक्स जो है ना वो समझता है। ठीक है जी, कि ये एक एक्स वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। अब कैलकुलेटर के ऊपर एक्स जनरेट किस तरह से करना है, यानी कि मैं अगर लिखूँ ना तो ये इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये है जी 30.5 इज इक्वल टू 1127 प्लस 15.5 एक्स ओवर 34 प्लस एक्स। ओके, क्योंकि कैलकुलेटर को सिर्फ ये एक्स समझ आता है अननोन। ओके, अब ये एक्स कैलकुलेटर पे जनरेट किस तरह से होता है, आप बेटे शिफ्ट के बटन के साथ देखेंगे तो अल्फा का बटन एक है। ठीक है जी, अगर आप अल्फा का बटन प्रेस करने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर पे ब्रैकेट के बटन है ना 2, तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर एक्स शो हो जाएगा। हो गया शो? ठीक है जी। अच्छा जी, अब रही बात सर जी, जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो इक्वल का साइन कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से लेके आएंगे वो भी बता देता हूँ। बेटे आपने अल्फा का बटन प्रेस करना है और शिफ्ट के नीचे एक बटन है कैल्क का बटन, आप वो बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इक्वल लिखा हुआ आ जाएगा। अल्फा और कैल्क का बटन प्रेस करें, कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर इक्वल आ जाएगा। आ गया? अच्छा जी, तीसरी बात क्या रहेगी, इसका रिजल्ट लेना है वो बाद में। यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग इक्वेशन को एंटर करेंगे, एंटर इक्वेशन, फिर आंसर के लिए क्या करेंगे, आंसर के लिए आपने यहाँ पे लिखना है जी शिफ्ट, प्रेस करना है शिफ्ट के बाद कैल का बटन, शिफ्ट के बाद कैल का बटन, ये अभी नहीं प्रेस करना, जब इक्वेशन एंटर कर लेंगे उसके बाद। फिर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा सॉल्व फॉर एक्स, तो आप इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आ गया सॉल्व फॉर एक्स और इसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, करके देखते ज़रा 1 बाय 1। आपने सब ने कैलकुलेटर रिफ्रेश कर लेना, शिफ्ट के बाद 9 का बटन, 9 के बाद 3 का बटन, 3 के बाद 2 टाइम्स इक्वल का बटन, कैलकुलेटर रिफ्रेश कर लें। कर लिए? कर लिए? चलें जी, ओके। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, आपने सबसे पहले लिखा 30.5 लिख लिया सबने कैलकुलेटर पे, 30.5 लिख लिया सबने।
अब आपने इक्वल का बटन लेके आना है जी। इक्वल का बटन कैसे आता है? अल्फा और कैल का बटन प्रेस करें, अल्फा और कैल का बटन प्रेस करें, कर दिया। 30.5 के बाद इक्वल का बटन इस तरह शो हो रहा है, हो गया जी। अब आपने फ्रैक्शन लेके आनी, शिफ्ट के नीचे सेकंड बटन है, शिफ्ट के नीचे सेकंड बटन, बॉक्स ओवर बॉक्स है ना जी, तो वो वाला प्रेस कर दें। प्रेस कर दिया, यहां पे इस तरह से शो हो रहा होगा, ऐसे ही है, क्लियर। अब आपने न्यूमरेटर पे लिखना शुरू करना है 1127 प्लस 15.5, यहां पे आके आप रुक गए। अब आपने x जनरेट करना है। x कैसे जनरेट होता है? अल्फा के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, करें जरा, कर दिया, लें जी। अल्फा के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आपने की तो यहां पे x शो हो गया, इतना आपने लिख लिया। अब वो 4 बटन है, नीचे वाला बटन प्रेस करें तो कर्सर यहां पे आ जाएगा, नीचे, नीचे आ गया। अब आपने यहां पे क्या लिखना है जी? 34 और प्लस का बटन प्रेस कर दें, और इसके बाद क्या है? x है, तो x कैसे जनरेट करते हैं? अल्फा के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट कीजिएगा जरा, तो यहां पे x आ गया। अभी आपने कुछ नहीं करना, इक्वल का बटन ना प्रेस कर देना, वो एरर दे देगा, ठीक है। रुके जरा, यहां पे ये इक्वेशन एज इट इज एंटर होगी। अब यहां तक आपने काम कर लिया, ये हो गया यहां तक, ओके, ठीक है जी। अब आपने सोल्यूशन लेना है जी, इसका आंसर लेना है, ठीक है ना जी। किस तरह से आएगा जी? शिफ्ट के बाद कैल का बटन प्रेस करें, शिफ्ट के बाद कैल का बटन प्रेस करें, कर दिया। मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सॉल्व फॉर एक्स, सबके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा है सॉल्व फॉर एक्स। इक्वल का बटन प्रेस कर दें, कर दिया। आंसर देखें जरा, एक्स का आंसर आ रहा है 6, एक्स मतलब F2, क्लियर है। तो बेटे जो काम हम लोगों ने ये 5 to 6 स्टेप्स में किया था, वो एक ही स्टेप में हमारे पास हो जाएगा जब हम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, क्लियर है जी। ये लिखा हुआ है जो मैंने रेज किया, ये फार्मूले हैं। ये कैलकुलेटर यूज करने का मेथड है कि आपने अब अननोन जो है वो एक इक्वेशन में, अगर एक अननोन है ना, तो आपने वो कैसे फाइंड आउट करना है? नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हाँ, जिसने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो वो हवेली पे आ जाए। हाँ, सिर्फ हवेली, हवेली पे आ जाए, फर्स्ट फ्लोर पे है सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन। 8.6 पे आ जाएं जी। MCQ नंबर 8.6, कल जो मैंने होमवर्क दे दिया था गलती से, उसमें MCQ नंबर 8.6 पे आ जाएं। ये राइज QM MCQs की बात कर रही है बेटी, यहाँ पे पहुंचे जी। एट पॉइंट सिक्स दीजिएगा जरा, क्या है? The mean of 10 observation is 10. All the observation are increased by 10%. The mean of increased observations will be, okay. यहाँ पे देखिए जी, mean of 10 observation is 10, तो 10 observation है तो n आ गया, इसका mean भी 10 है, okay. If all the observation are increased by 10%, याद रखिएगा बेटे, एक चीज़ क्लियर कर लें, प्लस माइनस का आपको पता था चेंज ऑफ ओरिजिन होता है,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आपको पता था चेंज ऑफ स्केल होता है, परसेंटेज जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल होता है। लिख लें साइड पे कहीं पे भी, परसेंटेज का चेंज आएगा तो वो चेंज ऑफ स्केल है, ठीक है जी, चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं है। क्लियर? करने में इस तरह ही फील हो रहा होगा जैसे हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, क्योंकि 10 का 10% 1 है, 100 का 10% 10 है, 1000 का 10% 100 है, तो हर एक में एक ही कांस्टेंट वैल्यू नहीं रही, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे आगे उसने बात की तो उसने कहा था अगर हर एक वैल्यू 10% इंक्रीज हो जाती है तो मीन क्या होगा, मीन भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास क्या है जी, ये है जी आपके पास, अब न्यू मीन किस तरह से आएगा, यहां पे आप लिख लें जी, मीन जो आपके पास आएगा ये आ जाएगा जी, मीन में 10% ऑफ मीन ऐड कर दें, मीन में 10% ऑफ मीन ऐड कर दें, क्योंकि उसने क्या कहा है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 10 इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय 10%। हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो मीन भी क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पे मीन हमारे पास क्या था 10, और 10% किस तरह से लिखते हैं 0.10, क्योंकि परसेंटेज को रिमूव करें तो 100 पे डिवाइड करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो 0.10 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 1, तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आएगी, सर जी आपने कहा तो है चेंज ऑफ स्केल का, तो आपने किया क्या है, ऐड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ बेटे परसेंटेज यहाँ पे इफेक्ट हो रही, इसका 10% है, इसका 10% है, 10% किसका, 10 मीन जो है इसका 10%, तो वो क्या है 1, तो 1 आप इसमें ऐड कर दिया तो वो आपके पास क्या आ गया जी, 11 आ गया। अगर आपने इसको अलग एंगल से समझना तो वो भी समझा दूंगा, ये पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। इसको एक और स्टाइल से बताता हूँ ताकि आपको चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो क्या है जी, ज़रा गौर कीजिएगा, कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यू, ये देखो जैसे ये 30 है, ठीक है जी, 30 का मैंने 20% इंक्रीज करना है, 15% इंक्रीज करना है, तो 30 मेरे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, इसका मैंने कितना इंक्रीज करना है, 15% इंक्रीज करना है। तो बेटे यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा 0.15, ये क्या हो गया 15%, ये आ गया 1.15, और इसको मैं x के साथ, ये क्या है, ये एक x वैल्यू है, ठीक है, 30 भी है 25 भी है, इस तरह से ये x वैल्यूज हैं। किसी भी वैल्यू का जितने परसेंट आपने इंक्रीज करना है, जितने परसेंट आपने इंक्रीज करना है, आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे, जितने परसेंट इंक्रीज करना उतने पॉइंट में उसको आप उसमें ऐड कर दें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ जी हर एक वैल्यू को 15% इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.15x, हर एक वैल्यू को 1.15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 30 को 1.15 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 34.5, तो ये बेटे इसका 15% इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 15% इंक्रीज। अगर मैं कहता कि ये 30 है तो 30 का 37% इंक्रीज कर दो, तो आप क्या करते, 1.37 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते। ये एक अलग स्टाइल, अलग वे है। एक तो ये है कि आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है और उसका उतने परसेंट निकाल के उसमें ऐड कर दें, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर आपने किसी भी वैल्यू में परसेंटेज जो है ना वो चेंज लेके आना हो, इंक्रीज़ करनी हो डिक्रीज़ करनी हो, तो जितने परसेंट आपने उसको इंक्रीज़ करना हो, आप क्या करें, ये एक ओरिजिनल वैल्यू है, इसको 1 कंसीडर करें, और जितने परसेंट आपने इंक्रीज़ करना है 0.37 हो गया, तो ये 1.37 हो गया, 1.37 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो उतने परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ज़रा 1.37 मल्टीप्लाई बाय 30 करें, 41.1, तो बेटे ये जो 30 है ना, ये 37% इंक्रीज हो तो ये क्या बन जाता है 41.1 बन जाता है। क्लियर? अगर 57% इंक्रीज करना होता तो 1.57x कितना
47.1, तो ये बेटे 57% इंक्रीज हो गया। कौन सी वैल्यू? 30। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या था जी, मीन कितना है? 10। कितने परसेंट इंक्रीज करना है? 10%। तो 1.10 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया? ले जी, ये सेकंड मेथड है। समझ आ रही है कि क्या किया था उसने? क्या कहा था जी, हर एक ऑब्जर्वेशन 10% इंक्रीज कर रही है, तो मीन भी क्या होगा? 10% इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपने मीन को 10% इंक्रीज करना है, तो मीन वाली जो वैल्यू आपकी वैल्यू है एक्स वैल्यू, और आपने उसमें 10% इंक्रीज करना है, तो 1.10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 57% इंक्रीज करना है तो 1.57 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 37% इंक्रीज करना है तो 1.37 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 15% इंक्रीज करना है तो 1.15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज करना था? 10%। तो 1 होगी वैल्यू आपके पास, तो 0.10 क्या हो गया? 10%। ठीक है जी, तो 1.10 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, तो ये इंक्रीज कितनी हुई है? 10% इंक्रीज हो गई है। ले जी, 10% इंक्रीज होने के बाद आंसर क्या आ गया? 11 आ गया जी। दूसरा ये देखें, ये बेटे आपके पास क्या है? ओरिजिनल मीन। ओरिजिनल मीन आ गया। अब इसका कितने परसेंट इंक्रीज होना है? 10%। तो जितना इंक्रीज करना वो ये है। 10% किसका? मीन का। तो मीन कितना है? 10। 10 का 10% क्या होता है? 100 का 10% क्या होता है? 10। 100% होता है ना टोटल, तो 100 का 10% क्या होगा? 10। 100 का 20% क्या होगा? 20। तो इसी तरह से 10 का 10% क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे करके देख लेना, ये इसको 0.10, ये 10% आ गया। 10% को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें ऐड कर दिया 11। बेटे अगर ये कंफ्यूजिंग है तो ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, ये तो इंतहाई सिंपल मेथड सेकंड वाला, कि जितने परसेंट आपने किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, 1 के बाद उतना पॉइंट में लिख दें। 10% इंक्रीज करना तो 1.10 मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है जी। कल इंशाल्लाह हम लोग वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन को स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।